आज हम आप लोगों को खनिज संसाधन नामक पाठ के अगले भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम कोयला के बारे में बताए थे कि कोयला जो है भारत के गोंडवाना क्षेत्र में 98% भाग में पाया जाता है। 98% माने कोयला जो है वह गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है और 2% जो है टर्शरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और टर्शरी क्षेत्र में जो है लिग्नाइट किस्म के कोयले पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं कोयले के भंडार। और कोयले का जो व्यापार होते हैं, हम जो है पड़ोसी देशों को कोयले का हम निर्यात करते हैं। उसमें म्यांमार है, श्रीलंका है और मालदीव है। तमाम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कुछ अफ्रीकी देशों में भी हम कोयले का निर्यात करते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन में खनिज आता है खनिज में इसको जो है चट्टानी तेल भी कहा जाता है। यह जो है माने कचरे के रूप में जो है और शादी चट्टानों के बीच में यह पाया जाता है। और यह टर्शरी युग के शैल संरचनाओं में औलत एवं भ्रंश के रूप में जो है यह पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 65% भाग मुंबई है, 18% गुजरात और 16% असम से प्राप्त होते हैं। अंकुलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और असम भारत का पुराना तेल माने यहाँ पे डिगबोई और नहरकटिया में सबसे पहले तेल के कुएं बनाए गए थे। और यहाँ पे मोरन, हुगरीजन, मोरान और अन्य प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। और तेल खनिज तेल का उत्पादन जो है हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति से कम होता है। तो इसलिए हम जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम तेल का जो है आयात करते हैं। दूसरे देशों से तेल को हम मंगाते हैं, माने खाड़ी देशों से ज़्यादातर जो है तेल हमारे यहाँ खाड़ी देशों से आते हैं। और यह तेल कच्चा तेल जो है वह पाया जाता है। उसको जो है तेल शोधन कारखानों में उसे शुद्ध करके जो है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल आदि में उसको हम कन्वर्ट करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है अगला जो है शक्ति के साधन में आता है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस के रूप में जो है वह यह एक ऊर्जा का संसाधन है और इसमें पेट्रोलियम के साथ साथ उसमें जो है कुछ गैस के भंडार में पाए जाते हैं। और इस प्राकृतिक गैस जलने में बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। इसलिए प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से गाड़ियाँ चलाई जाती है। इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। भारत में पिछड़ा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई के और साथ लगते क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी के कुएं पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संतुलित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद से आता है बिजली। विद्युत जो है इसमें विद्युत का उपयोग हम करते हैं। विद्युत में जो है दो प्रकार से जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक और थर्मल पावर माने कोयले से बिजली बनाते हैं और जल विद्युत से भी बिजली को हम बनाते हैं। तमाम जो है बांध बनाए गए हैं और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो देश में बनाए गए हैं उससे जो है हम जो है जल विद्युत को हाइड्रोइलेक्ट्रिक तैयार करते हैं। और अन्य भी हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो है संयंत्रों को लगाकर स्थापित करके जो है जल विद्युत तैयार
कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है तमाम NTPC माने नेशनल थर्मल पावर या स्टेट थर्मल पावर की स्थापना करके कोयले से बिजली को बनाते हैं। इसके बाद ये परमाणु ऊर्जा आते हैं। परमाणु जो है वह ऊर्जा का एक प्रमुख संसाधन होता है। भारत को अपने परमाणु ऊर्जा संसाधनों का उपयोग जो है शांति के लिए परमाणु ऊर्जा बनाने के क्षेत्रों में करते हैं। हमारे यहाँ तमाम जो है परमाणु केंद्रों की स्थापना की गई है। उसमें तारापुर, ब्राह्मणी, काकरापाड़ा, रावतभाटा, नरोरा, कलपक्कम, ये तमाम जो है कैला, ये परमाणु केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ से हम शक्ति के साधन के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन है, ये सभी जो ऊर्जा के संसाधन से परंपरागत से जो हम निश्चित माने एक मानव के रूप में हम सदियों से या काफी दिनों से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये जो परंपरागत संसाधन होते हैं इनकी जो सीमाएं हैं, ये माने इनके भंडार सीमित है। ये आज से कल इनके भंडार नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अपरंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है वे माने असीमित, इनके भंडार असीमित है, माने कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। उसमें आता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा उनकी रोशनी से हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और आज जो है ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके माध्यम से हम विद्युत को ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और तमाम जो है हम जो है संयंत्रों को माने सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्रों को लगाए हुए हैं, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करके अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इसके बाद फिर पवन ऊर्जा आता है। पवन ऊर्जा एक क्या है, ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। यह जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है इसमें पवन चक्कियों को लगाते हैं, बड़े बड़े पवन चक्की को लगाते हैं तो वह हवा की गति से वह पवन चक्की जो है तेजी से राउंड करती चलती है और उससे जो है हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और तमाम जगहों पे जो है हम बायोगैस को बनाने के लिए भी गोबर गैस का प्रयोग करते हैं, माने उससे जो है हम ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। ज्वारी ऊर्जा है, तो ज्वारी ऊर्जा भी जो है यह है महासागरीय तरंगों में प्रयोग उत्पन्न से होती है, माने जो ज्वार भाट आता है उससे हम जो है टरबाइन को वहाँ पे समुद्र के किनारे लगाते हैं और उन ज्वार भाटा के माध्यम से वो टरबाइनें चलती रहती हैं, जिससे ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो है यहाँ पे राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे 900 मेगावाट का ज्वारी विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। भारत में कच्छ की खाड़ी में भूतापी ऊर्जा है। यह ऊर्जा भीजलों एवं गर्म जल के चश्मों में मिलती है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में भूतापी ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ मनी पृथ्वी के अंदर जो ताप है उससे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करके हम जो है अच्छे ढंग से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करके हम ऊर्जा के संसाधनों के द्वारा जो है देश का तेजी से विकास कर सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर क्या है, इसमें प्रकार क्या है। परंपरागत साधनों में खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस और मानव लकड़ी पर आग निर्मित किए जाते हैं और प्रयोग ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल मनुष्य काफी काल से कर रहा है। गैर परंपरागत संसाधनों का विकास तथा प्रयोग तकनीकी विकास के साथ साथ हुआ है। उपयोग क्षेत्र है, पर्यावरण प्रदूषण है। परंपरागत जो संसाधन है उसमें प्रदूषण की संभावनाएं ज़्यादा है और गैर परंपरागत के में है प्रदूषण की संभावनाएं कम है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा
जो हमारे परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन हैं, परंपरागत खासकर परंपरागत, तो उसके लिए हम जो भी खनिज हम प्राप्त करते हैं उन खनिजों का हमें संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण करके ही हम उनको बचा सकते हैं और आगे उसका उपयोग हम निरंतर कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, अगर संरक्षण नहीं करते हैं, ये संसाधन जो होते हैं कभी नष्ट हो सकते हैं और इससे आगे हमें समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अब हमें परंपरागत संसाधनों के स्थान पे गैर परंपरागत संसाधनों का विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैर परंपरागत जो संसाधन हैं ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं और इनको हम आगे इनका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं और इनमें से जो है हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं और अब मैंने अपनी पीढ़ी से तरक्की भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह बात आज समाप्त हो गया।